नमस्कार। शख्सियत प्रोग्राम के सभी नाजरीन का मैं राकेश अरोड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं। नाजरीन, अपने इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से करवाते रहे हैं। कभी हम बुलाते हैं किसी कलाकार को, कभी बुलाते हैं किसी ब्यूरोक्रेट को, कभी किसी डॉक्टर से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक कलाकार से करवाने जा रहे हैं। पंजाबी संगीत के जगत में इनका एक खास मकाम है और हो भी क्यों ना, इनके सारे परिवार में पंजाबी संगीत रचा बसा हुआ है। इनकी माता जी सुरेंद्र कौर पंजाब की नाइटिंगेल के रूप में मशहूर है। और अब आप समझ गए होंगे कि मेरी मुराद किससे है। मेरी मुराद है डॉली गुलेरिया जी से, जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू राकेश। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि संगीत का ये शौक आप में कैसे पैदा हुआ। राकेश, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मुझे ये शौक कैसे पैदा हुआ। मुझे तो लगता है ये मेरे खून में ही था। मुझे पैदा करने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ी। बचपन से ही संगीत सुनती आई हूँ। माँ की सुरीली लोरियों से मेरा पालन पोषण हुआ है और घर का माहौल कुछ ऐसे था कि बड़े बड़े कलाकार हमारे घर आते थे और अच्छा सुनने का मौका मुझे मिला और धीरे धीरे मेरी रगों में संगीत बस गया। सो वो ही शायद उसी ने मुझे मुतासिर किया और उसी का असर है मुझ में। जी। सो आपके परिवार में आपकी माता जी के अलावा और कौन कौन से गायक या गायिकाएं हुई हैं? मुझे कहते हुए बड़ी अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैं उस परिवार से संबंधित हूँ जिसने पंजाब को बहुत कुछ दिया। मेरी बड़ी मासी श्रीमती प्रकाश कौर, मेरी छोटी मासी नरेंद्र कौर और मेरी माँ तो आप जानते हैं। इन तीनों बहनों ने मिलके पंजाब को एक ऐसा माहौल दिया जो गीत पंजाब के घरों में छुपे हुए थे, घरों की नुक्करों में छुपे हुए थे, वो ला के सामने रख दिए और लोग उनको सब मिलके गाने लगे और एक अजब सा संगीत में माहौल बन गया। जी। सो बचपन से क्या आप एक गायिका बनना चाहती थी या आप कुछ और बनना चाहती थी? गायिका नहीं बनना चाहती थी कभी भी। शायद मुझे उसका एहसास ही नहीं था। जी। छोटे होते हुए मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी। जी। मैंने प्री मेडिकल किया और बीएससी मेडिकल किया। जी। पर संगीत क्योंकि रगों में बसा हुआ था, इसलिए गायिका बनने में कोई इतनी कठिनाई नहीं आई। जी। वो बात अलग है कि मैं ना डॉक्टर बन पाई ढंग से और ना कुछ अरसे संगीत की दुनिया में भी पूरा प्रवेश कर पाई। शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। जी। बाल बच्चों में लग गई। कर्नल साहब, अब जो कर्नल साहब है मेरे, जब शादी हुई कैप्टन शरणजीत सिंह गुलेरिया, उनके साथ आर्मी के डिफरेंट फील्ड में जहां जहां पोस्टिंग होती थी वहां जाती थी और एक ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर गई। पर ये ज्यादा देर नहीं हो सका क्योंकि संगीत ऐसी चीज है जो मेरे अंदर बसा हुआ था और उसको निकालना मुझे कोई मुश्किल नहीं लगा। और जब माहौल आया एकदम से मैंने टेक ओवर कर लिया। जी। रेडियो पे मैं गाती थी छोटे उम्र से ही। 17 साल की उम्र में मैंने रेडियो में गाना शुरू कर दिया था। जी। और स्टेज परफॉर्मेंसेस स्कूल कॉलेज में ये चलते ही रहते थे। जी। पर सीरियसली कभी इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। जी। शादी के बाद मुझे मौका मिला कि मैं बाकायदा क्लासिकल संगीत सीखूं और बाकायदा गायकी में आऊं। जी। तो किनको आपने गुरु बनाया जिन्होंने आपको क्लासिकल मौसीकी की बाकायदा तालीम दी? मेरी अनकॉन्शियस गुरु तो मेरी माँ ही है। जी। और मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर करने वाले मेरे फादर प्रोफेसर जोगिंदर सिंह सोडी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पंजाबी डिपार्टमेंट के हेड थे। जी। उन्होंने ही मुझे हमेशा ये कहा कि तुम गायकी की तरफ जाओ, तुम्हारे में है वो बात। पर मेरा ध्यान डॉक्टरी की तरफ था। धीरे धीरे उनके कहने से मुझे अच्छी चीजें सुनने का एक इंटरेस्ट पैदा होता रहा। जी। और मैं अब समझती हूँ कि मुझे माँ से ज्यादा मेरे पिताजी ने मुतासिर किया इस फील्ड में आने के लिए। और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम अगर गायकी में आना चाहती हो
तो बाकायदा क्लासिकल सीखो। फिर मैंने खान साहब अब्दुल रहमान खान साहब जो पटियाला घराना को बिलोंग करते हैं उनसे सीखा, बाकायदा क्लासिकल संगीत सीखा। वो ठुमरी गायन में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते थे, बड़े बड़े अच्छे कलाकारों को उन्होंने सिखाया और मुझे भी ये मौका मिला कि मैं उनसे सीखूं। उनकी तालीम मुझे आज तक काम आती है और असली जो मैंने सीखा वो उन्हीं की वजह से। बाकी मैंने पन्नालाल कथक जी से सीखा, बहुत छोटी थी मैं तब, और कुंदन लाल जी शर्मा उनसे सीखा। दिल्ली में श्री छोटे लाल जी वो भी मुझे सिखाते रहे कुछ देर, और जहां जहां मौका मिला मैंने वहां वहां संगीत सीखने की कोशिश की और मैं अब तक सीखती हूँ। मुझे लगता है कि संगीत तो ऐसी विद्या है जो इतनी विशाल है कि एक जन्म में भी पूरी नहीं हो सकती, और जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं वैसे वैसे आपको लगता है कि अभी तो इसमें और बहुत गहराई बाकी है। जी। अक्सर हमने देखा है कि जो कलाकार होते हैं, या हम अगर गौर करें जिंदगी पे जो फिल्म अभिनेत्रियां भी हुई हैं, हाँ जी, जब उनकी शादी होती है तो उसके बाद उनका वो शौक या दबा दिया जाता है या वो खत्म हो जाता है क्योंकि वो अपने परिवार में लीन हो जाती हैं। मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ कि मुझे शादी के बाद ये शौक ज्यादा मेरा उमड़ के आया, क्योंकि कर्नल साहब ने मेरा बहुत साथ दिया। और वही मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि यूं तो हूं मैं किसी चाक की गर्दिश में असीर, यूं तो हूं मैं किसी चाक की गर्दिश में असीर, तू अगर हाथ लगा दे तो संवर जाऊंगा। तो यानी उन्होंने आपको इतने अच्छे ढंग से और उभारा। हाँ। और मैं इसका समझता हूँ कि बहुत क्रेडिट कर्नल साहब को जाता है। मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे दो ऐसे इंसानों का साथ मिला है जिंदगी में। पहले मेरे फादर जिन्होंने मुझे ग्रूम करने की कोशिश की, और दूसरे मेरे पति जिन्होंने मुझे कभी गलत गायकी की तरफ जाने नहीं दिया। माहौल में कई तब्दीलियां आती हैं, संगीत की दुनिया में मामा कभी नहीं चाहती थी कि मैं संगीत की दुनिया में जाऊं, क्योंकि उन्होंने हर पहलू देखा हुआ था और वो ये समझती थी कि डॉली शायद इसमें फिट नहीं हो सकती क्योंकि इसकी नेचर बहुत फर्क है और बड़ा रफ एंड टफ वो समझती थी होना पड़ता है संगीत की दुनिया में जाने के लिए। दिन रात एक करना पड़ता है और ये तो पढ़ाई की तरफ लगी हुई है, ये कहाँ कर पाएगी। तो उन्होंने कभी भी नहीं मुझे चाहा कि मैं संगीत की फील्ड में जाऊं। पर कर्नल साहब ने शादी के बाद जब देखा कि मेरे में ये टैलेंट है, उन्होंने देखा कि मेरी शख्सियत एक बड़ी नरम स्वभाव की है। मैं एक बड़ी ओबीडियंट सबमिसिव बेटी थी और ओबीडियंट सबमिसिव वाइफ भी हूँ मैं कह सकती हूँ। पर उन्होंने मुझे पहले ग्रूम किया मेरी शख्सियत को एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत बनाने में। उन्होंने मुझे बताया कि दुनिया को फेस कैसे करना है। एक औरत जब इस फील्ड में जाती है तो उसको गिव इन नहीं करना, उसको एक मजबूत बन के दिखाना है, एक मजबूत इंसान। तो मुझे शायद उनका ये फौजी टच जो था वो थोड़ा मेरे में आ गया और मैं थोड़ी सी काफी सख्त हो गई हूँ। अब मैं हर तरह का माहौल, हर तरह की सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ। और संगीत साथ साथ चल रहा था, क्लासिकल संगीत की तालीम चल रही थी, अच्छे गुरुओं का साथ मिल रहा था और उस ऊपर वाले की मेहर थी। सारा कुछ इकट्ठा करके मैं इस फील्ड में उतर पड़ी, जो कि एक बहुत मुश्किल फील्ड और एक बड़ा मुश्किल दौर था मेरे लिए बीच में स्टेप करना। बट अब मेरे लिए ये एक ऑब्सेशन है। अच्छा, फौज का जो वातावरण होता है, हाँ जी, वो एक बहुत बड़े परिवार की तरह होता है। जी हाँ, और वहां पर भी मुझे लगता है कि आपको बहुत एनकरेजमेंट मिली होगी। जी, इसमें कोई शक नहीं। मीठे मीठे नगमे बिखेरती होंगी, आपको बहुत एनकरेजमेंट मिलती होगी। उसका कितना कंट्रीब्यूशन है आर्मी बैकग्राउंड का आपके आगे उभर कर आने पे? इसमें कोई शक नहीं कि आर्मी वाले औरतों को बहुत प्यार से रखते हैं जी, क्योंकि उनके लिए औरत एक खास जिंदगी में महत्व रखती है जी। आपने देखा होगा कि आर्मी के किसी फंक्शन में चाहे कैप्टन की बीवी हो चाहे जनरल की बीवी हो, जब वो उस पार्टी में एंटर करती है तो सब लोग खड़े होकर उसका इस्तकबाल करते हैं। यही बहुत बड़ी बात है। औरत को इतना सम्मान देना ये आर्मी में खास माना जाता है और इस चीज ने मेरे ऊपर बहुत असर किया था। मैंने ये फील किया कि अगर औरत को इतना सम्मान मिलना है तो औरत को भी वैसा ही होना चाहिए कि वो उस सम्मान के काबिल हो। बिल्कुल ठीक बात।
ये मुझे आर्मी से मिला और इसने मुझे बहुत हेल्प की। अच्छा, आजकल हम जो देखते हैं पंजाबी के गायक हैं, जैसे कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, आते हैं कुछ अपना चमक दमक दिखाते हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। तो हमें वो जो गाने हैं जो आपकी मम्मी के हम गाने सुना करते थे, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया, वो अभी तक हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग पे असर किए हुए हैं। तो आप क्या महसूस करती हैं कि ये जो आजकल संगीत चल रहा है इसकी जिंदगी कितनी है? राकेश, पहले आपने जो सवाल किया कि आते हैं 4 दिन की चांदनी वाली बात, वो कलाकार जो ऐसे आते हैं वो संगीत को संगीत समझ के नहीं आते, वो एक प्रोफेशन लेने आते हैं, कुछ अरसे के लिए पैसा कमाने के लिए आते हैं। मैं अपने आप को उनसे इसलिए थोड़ा फर्क समझती हूँ क्योंकि प्रोफेशन में आना और संगीत को मानना, उसकी इज्जत करना 2 अलग अलग चीजें। संगीत पैसा कमाने के लिए जो होता है वो एक कमर्शियल वे ऑफ लाइफ है, उसको आप जैसे कोई नौकरी करता है उसको पैसा चाहिए। अगर आप संगीतकार बन के, गायक बन के पैसा कमाना चाहते हैं वो एक अलग पहलू है। पर अगर आप संगीत को संगीत की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, उसको एक इबादत समझ के उसको मानते हैं, तो फिर आपको ये नहीं करना पड़ता। वो फिर 4 दिन की चांदनी वाली बात नहीं होती, वो आपके रूह तक अंदर आपके समा जाता है संगीत। और जो कमर्शियल तरह से संगीत को लेते हैं उनको फिर ऐसा ही कुछ भी करना होता है कि वो थोड़ी देर के लिए उनका संगीत लास्ट करे और कुछ 2-4 चीजें मशहूर हो, एंड दैट्स इट, और उससे उन्होंने पैसा कमा लेना है। पैसा कमाना मुझे एक प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैं एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली से को बिलोंग करती हूँ, फिर एक आर्मी ऑफिसर से मैरिड होके मुझे पैसा कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं पैसा कमाने के लिए गाऊंगी। संगीत मेरे लिए एक इबादत है। और जहां आपने कहा मामा के गीतों की बारे लट्ठे दी चादर, वो तो एक ऐसा, कभी कभी मुझे लगता है खासकर जब मैं बाहर के देशों में जाती हूँ कि लट्ठे दी चादर हमारा एक पंजाबियों का एक नेशनल एंथम सा बन गया। जिस महफिल में जाती हूँ मुझे ये गाना ही पड़ता है, चाहे मेरे किसी शादी का फंक्शन हो, चाहे किसी के घर कोई पार्टी हो या कोई कॉन्सर्ट हो, ये गाना एक पक्का ही होता है, मुझे गाना होता है। मुझे पता होता है, मेरे म्यूजिशियंस को भी पता होता है कि दीदी ने ये अभी गाना है, अभी ये रह गया, इसके बगैर कॉन्सर्ट मुकम्मल नहीं होगी। तो आपको पता है कि जब ये गाना पहचान के रूप में आता है, हाँ। वैसे तो हर कलाकार की अपनी एक अलग पहचान होती है, लेकिन क्योंकि आपकी जो मदर है उनका अपना एक ऐसा ऑरा है जिससे हम आसानी से बाहर निकल नहीं सकते। सही बात। हम चाहेंगे कि उनकी जो आवाज की उनकी जो जादू भरी आवाज थी वो आपकी आवाज में मैं माँ का मुकाबला तो कभी भी नहीं कर सकती। माँ तो मेरी माँ है, उसने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो रहती दुनिया तक याद रहेगा पंजाबियों के दिलों में। पर मैं उसका एक छोटा सा अंश हूँ और मैं एक छोटी सी शख्सियत हूँ जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं संगीत की दुनिया में सही तरीके से उतरूं, जैसे कि मेरे फादर चाहते थे। और मामा के साथ स्टेज पे खड़े होकर गाना एक मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी होती है। पर जब मैं फील्ड में अकेली आई तो मुझे ये बड़ी मुश्किल, मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि मैं हर गीत जो मामा का लोगों की फरमाइश पे गाती थी वो मुझे ये लगता था कि मेरे लिए एक इम्तिहान है, लोग मुझे शायद टेस्ट कर रहे हैं कि मैं माँ के जैसा गा भी सकती हूँ कि नहीं। पर राकेश, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मैं भगवान से बहुत डरने वाली कि रिकॉर्डिंग कंपनियों में जब भी कभी हम स्टूडियोज में जाते हैं तो माँ और मैं जब मिलके गाते हैं तो रिकॉर्डिस्ट को ये कहना पड़ता है कि पता नहीं लगता कि माँ और बेटी सांस कब लेते हैं, एक दम से हमारा दम आता है। इसमें आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट। मामा की चीजें जरूर सुनाऊंगी, पर आज तो स्टूडियो में तो कोई साजुंदे नहीं है, मैं ऐसे ही रिसाइट करके जैसे आप बोलोगे मैं वैसे गाऊंगी। मामा के तो मुझे लगता है हर गीत उनका पॉपुलर हुआ है, मुझे पता नहीं लगता कौन सा गीत गाऊं। गीत सुना चाहेंगे? काग बने रेत बोलिया, नियड़िया काग बने रेत बोलिया, औसिया पौंदी
बोलिया नियड़िया काग बने रेत बोलिया। ये एक पुराने टाइम का गीत था, मेरा ख्याल 1950s में मामा ने रिकॉर्ड किया था। प्रकाश आंटी का पॉपुलर गीतों में से गोरी दिया झांझरा बुलाउंदियां गईयां, गोरी दिया झांझरा बुलाउंदियां गईयां, गोरी दिया गलियां दे विच डंड पाउंदियां गईयां, गोरी दिया झांझरा बुलाउंदियां गईयां, गोरी दिया। अथरी जवानी गल्लां फेर दसदी, माही गुस्से हो गया ना गल वसदी। अथरी जवानी गल्लां फेर दसदी, ओए अथरी जवानी गल्लां फेर दसदी, माही गुस्से हो गया ना गल वसदी। मित्रां दा दिल तड़पाउंदियां गईयां, गोरी दिया झांझरा बुलाउंदियां गईयां, गोरी दिया। वाकई ऐसे गाने हैं जिनको सुनकर हम सब जो पंजाबी हैं या देश का कोई भी संगीत प्रेमी हो वो झूम उठता है और खुद हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम डांस करना शुरू कर दें। ये तो सारे रिदमिक गाने हैं जो कि बगाड़ा ढोलक बज रही हो तो पैर अपने आप उठने लग जाते हैं। जी। राकेश, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगी, वो ये कि इन लोगों ने, मेरी माँ मेरी मासियों ने गीतों की सिलेक्शन इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत की कि वो कभी भी दिलों से जा नहीं सकती। बिल्कुल ठीक बात। रह के उन गीतों को आप एंजॉय करते हो। 55-56 इयर्स हो गए मामा को गाते हुए भी, पर आज भी गाने जो दोबारा से गाती हूँ मैं अब, तो हर एक बोल के बीच में एक कशिश है। नंदलाल नूरपुरी के गाने हैं, प्रोफेसर मोहन सिंह के गाने हैं, अमृता प्रीतम के गाने हैं, शिव कुमार बटालवी को जो इन्होंने पेश किया उसका मुकाबला नहीं। लोक गीतों की तो क्या बात है, लोकगीत तो घर घर में गाए जाते हैं। कोई शादी कोई समागम मुकम्मल नहीं होता जब तक लड़की की शादी पे सुहाग ना गाए जाएं, जो मामा के फेमस हुए, मामा ते तियां रल बैठियां नी माए, और साडा चिड़ियां दा चंबा, और घोड़ियों के बीच में सुए विचीरे वाले मैं कहनी जीवे बनड़ा मत्थे ते चमकन वाल। ये गीतों के बगैर शादियां ब्याह घर के समागम पूरे ही नहीं होते। ये एक हिस्ट्री बन गए। एक हम और आपके ज़बानी सुनना चाहेंगे। मैं छोटी मासी का एक गीत सुनाती हूँ जो बड़ा पॉपुलर हुआ था। दीवा बले सारी रात मेरे हाँ कुमावे, दीवा बले सारी रात, बत्तियां वटा रख दी मैं, बत्तियां वटा रख दी मैं, दीवा बले सारी रात मेरे हाँ कुमावे, दीवा बले सारी रात। बहुत अच्छे। अच्छा, आपके किस किस देश में आपने अपने प्रोग्राम्स प्रेजेंट किए? बहुत घूमी हूँ राकेश, मैं भी इंग्लैंड, यूरोप सारा, कनाडा, अमेरिका, गल्फ कंट्रीज में, दुबई, मस्कट, शारजा, ये जगह सारी। और एक बार ही नहीं कई बार जाने को मौका मिला और हर बारी लोगों से प्यार मिला है, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। माँ तो जगत माता कहलाती है और मुझे लगता है धीरे धीरे मैं जगत दीदी बन जाऊंगी, क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ कोई बेटी कहता है, कोई दीदी कहता है, बड़ा अच्छा लगता है हर बार। स्टेज कॉन्सर्ट्स आपके कौन कौन से ऐसे हुए जिसको आप यादगार कॉन्सर्ट्स में? बड़े अच्छे कॉन्सर्ट्स कनाडा, अमेरिका में तो बहुत अच्छे कॉन्सर्ट्स हुए। और अपने देश में चंडीगढ़ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। वीरदेवा फाउंडेशन वालों ने मुझे बहुत प्यार दिखलाया और यहाँ थैलेसीमिया के बच्चों के लिए कॉन्सर्ट हुआ, कारगिल के लिए फंक्शन हुआ, उन कॉन्सर्ट्स पे भी मैं पार्टिसिपेट किया। फिर 3 जनरेशन का एक कॉन्सर्ट हुआ यूरोप में, कनाडा, अमेरिका में, वहां पे पार्टिसिपेट किया। 3 जनरेशन से मुराद मेरी माँ, मैं और मेरी बेटी, हम तीनों ने मिलके गाया वहां पे। हालांकि मेरी बेटी सुनैनी
गाने के फील्ड में बिल्कुल नहीं है, वो एक फैशन डिजाइनर है, प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर है। पर क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जो विरसे में मिलती है, इसको छुपाए भी नहीं छुपती है। ठीक बात। जब उसको स्टेज पे गाने के लिए कहा तो वो स्टेज पे ऐसे आके गाई जैसे कि वो हमसे ज्यादा प्रोफेशनल है। अच्छा। और हर गीत उसको याद था, हर गीत के बोल उसको याद थे, हमें उसको बताना भी नहीं पड़ा कि ये गाना है, और ये कोई हमने रिहर्सल नहीं की थी, सीधा स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए भी वो हमारे साथ खड़ी हो गई। बड़ा अच्छा लगा था वो। आपके कितने कैसेट्स आए हैं मार्केट में? राकेश, मैं सबसे पहले डिवोशनल साइड पे ज्यादा मैंने काम किया। सबसे पहले मैंने रहरास साहब का ओरिजिनल रागों में कैसेट रिलीज किया था 1980 में, और फिर उसके बाद मैंने भाई वीर सिंह के 5 कैसेट्स किए जो उनकी पोइट्री के ऊपर हुए। फिर उसके बाद मैंने अलग अलग शायरों की गजलों के कैसेट्स किए, कुछ कनाडा से, कुछ यहाँ से, सुरजीत रामपुरी, गुरचरण रामपुरी, इकबाल महल, कुलदीप संधू, और पंजाबी। हमें एक झलक आप दिखाइए, वो जो गजलें आपने जो जिक्र किया। तो गजलों के बोल नहीं याद रहते मुझे थोड़ी सी, क्योंकि पंजाबी गीत ज्यादा गाती हूँ, बट 2 लाइनें इकबाल की एक गजल के याद है मुझे। अजे तारात बाकी है, अजे गम भी बथेरे ने, अजे तारात बाकी है, अजे गम भी बथेरे ने, न कर पलका तू बंद सजना, इना अंदर सवेरे ने, अजे तारात बाकी है, अजे गम भी बथेरे ने। और आपके जो अपने गीत हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं, जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया है, जो आपको भी पसंद है? मैंने एक रिकॉर्ड, एक सीडी और कैसेट किया मामा के साथ रिलीज, मामा तितियां, जिसमें हमने पुराने नए गीत मिला के गाए। फिर एक हमने 3 जनरेशन भी किया, जिसके बीच में पुराने नए गीत मिला के रिदम की बेस के ऊपर किए। एक साइड उसके सारा कहरवा की बीट्स थी, एक साइड खेमटे की बीट्स थी। और उसके अलावा मैंने कनाडा से रिलीज किया कैसेट झांझर छनक पई, उसमें सारे पंजाबी अलग अलग शायरों के लोकगीतों का एक कलेक्शन था। अभी रिसेंटली मैंने एक शिव कुमार बटालवी की याद में, उनकी 25th डेथ एनिवर्सरी थी पिछले साल, तो वो मैंने कंपाइल किया था, एक स्टेज शो किया था, सबको पसंद आया, इसलिए उसको मैंने एक कैसेट फॉर्म में किया है। अब जल्दी रिलीज होगा वो। शिव बहुत मेरे फेवरेट शायरों में से हैं। कुछ पुरानी बातें ऐसी हैं कि जो आज आपसे शेयर करती हूँ कि शिव हमारे घर आके रहते थे जब मैं बहुत छोटी थी, मैं 10 साल की होंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि उनकी शायरी क्या है और वो क्यों अपने गीत गा गा के रोते हैं। तो मैं अपने फादर से पूछती थी कि ये रोते क्यों हैं, इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा रिसाइट करते हैं, फिर रोने की क्या बात। उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम बड़ी होगी तब तुम्हें समझ आएगी। वो चीजें मुझे धीरे धीरे करके शिव की किताबें पढ़ पढ़ के समझ आई। जब अनफॉर्चुनेटली जब वो खुद नहीं रहे, तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि जब भी कभी मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंचूं जब मैं शिव को गा सकूं, तो मैं एक कॉम्पाइलेशन जरूर करूंगी जो मैं शिव की चीजों को इकट्ठा करके पेश करूंगी। वो मौका मुझे अब मिला है, उम्मीद है वो जल्दी आप तक पहुंचेगा। तो हम आज चाहेंगे कि हम तक तो आज पहुंच ही जाए, हमारे नाज़रीन तक। जरूर। शिव की क्या चीज गाऊं, शिव की हर चीज सुंदर लगती है मुझे, हर एक बोल अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक। पट्टी वालिए पट्टी वालिए चंबे दिए डालिए नी, पीड़ा दा परागा पुन दे, है दुखा दा परागा पुन दे, तेनू दिया हंजुआं दा पाड़ा नी,
दुखां दा परागा पुंदे पट्ठी वालिए नी छेती छेती करी नी मैं जाना बड़ी दूर नी जिथे मेरे हानियां दा टुर गया पूरनी जिथे मेरे हानियां दा टुर गया पूरनी नी उस पिंड दा सुनिंदा रा माड़ा नी पीड़ां दा परागा पुंदे पट्ठी वालिए नी। थैंक यू। वाकई शिव बटालवी का अगर नाम ना हो किसी प्रोग्राम में जहाँ पर कि पंजाबी गीतों का जिक्र हो, जी हाँ, तो हम समझते हैं कि बात अधूरी ही रह गई। बिल्कुल, जहाँ लिटरेरी पोइट्स की बात आती है शिव का नाम तो आना जरूरी है जी। और आपका ऐसा कौन सा मकबूल गीत है जो आप बहुत पसंद करती हैं या जो महफिलों में आप गाती हैं वहां पर उसको बहुत पसंद किया जाता है? राकेश, जो मेरा पहला गीत रिकॉर्ड हुआ पंजाबी का जी, वो बहुत पॉपुलर हुआ। काफी साल हो गए, अब तो 20 साल हो गए इस चीज को। निक्का जया साडा दिल माइया, गुरचरण रामपुरी का लिखा हुआ गीत था, जो अब कनाडा में है। निक्का जया हाय निक्का जया साडा दिल माइया वे साडा दिल माइया सानू एक वारी आके मिल माइया निक्का जया हाय निक्का जया साडा दिल माइया वे साडा दिल माइया वे साडा दिल माइया। बड़ा प्यारा सा गीत है। अच्छा गीत है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए आप कि आपका जो परिवार है, आपके बच्चों में आपने बेटी का बताया कि उसको शौक है, प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, फैशन डिजाइनर है, सुना नहीं, हमने उसका गीत सुना भी है स्टेज पर। उसके अलावा आपके जो बाकी बच्चे हैं उनके बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करें। मेरे 2 बेटे हैं, सुनैनी सबसे बड़ी है, 2 बेटे हैं दिलप्रीत और अमनप्रीत। ये दोनों संगीत को इतना गहराई से समझते हैं और मैं समझती हूँ वो मेरे बहुत जबरदस्त क्रिटिक्स हैं। संगीत एज सिंगर तो नहीं वो जाएंगे मुझे पता है, पर वो कंप्यूटर की फील्ड में काफी आगे तरक्की कर रहे हैं और दुनिया का हर तरह का संगीत वो सुनते हैं और मुझे सुनाते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि मामा सुनो कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी नॉलेज उनके जरिए से बढ़ रही है थ्रू कंप्यूटर। ठीक है। अच्छा, ऐसे जो एस्पायरेंट्स हैं, हाँ जी, जो संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं जी, उनको आप अपने अनुभव का लाभ देना चाहेंगी? कुछ मैसेज उनको आप देना चाहेंगी? जरूर, क्यों नहीं। अब मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा था मैं दीदी मशहूर हूँ जी, दीदी के तौर पे ये कहना चाहूंगी आजकल के उभरते कलाकारों को, अच्छा संगीत गाओ, अच्छी सिलेक्शन ऑफ पोएट्री करो, अच्छे शायरों को गाना बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं कहती कि आजकल नए शायर जो हैं अच्छे नहीं हैं, उनके बीच में भी सिलेक्शन होनी चाहिए क्योंकि वही गीत मकबूल रहते हैं, दुनिया याद रखती है जिनके बीच में लिरिक्स अच्छे होते हैं। प्रोफेसर मोहन सिंह, अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी, सुरजीत पातर, मैं मानती हूँ इन लोगों को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये चीजें जो है समझ आती जाती हैं। जो बच्चे आज बच्चे हैं उन्होंने कल बड़े भी होना, वो धीरे धीरे समझेंगे और आज अगर आप बुरी चीज गाओगे, अच्छे लिरिक्स नहीं गाओगे तो वो आगे जाके आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। इसीलिए कलाकार बहुत ज्यादा देर तक उन गीतों को मकबूल नहीं, संभाल के नहीं रख सकते। अमृता प्रीतम के गीतों में से मैं आपको 1-2 लाइनें अमृता प्रीतम के गीत की सुनाती हूँ जो मेरे फादर गाया करते थे। निम्मी निम्मी तारियां दी लो, निम्मी निम्मी तारियां दी लो, चन्न पवे ना जाग बदलिए, चन्न पवे ना जाग बदलिए, बोले जही खलो, निम्मी निम्मी तारियां दी लो, निम्मी निम्मी तारियां दी लो।
पिया मिलन मैं चली, किते कोई कड्डे ना सो, नहीं ता खिंड जाएगी वानाल, नहीं ता खिंड जाएगी वानाल, फुल्लां दी खुशबू निम्मी निम्मी तारियां दी लो, निम्मी निम्मी तारियां दी लो। अच्छा, अगर आप मुनासिब समझे जी तो आप अगर बताना चाहें कि आजकल के दिनों में जो गीत और जो गायक कलाकार चल रहे हैं मार्केट में पंजाबी के, हाँ जी, स्पेशली, हाँ जी, उनमें आपको कोई बहुत अच्छे लगते हो? अगर आप किसी का नाम बताना चाहें। नहीं, गा रहे हैं लड़के, बड़ा अच्छा अच्छा गा रहे हैं। पंजाब में बहुत उभरते कलाकार हैं। हंस हमारे बड़े अच्छा, हंस का वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, हंस जब सूफी गाते थे तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता था जी, क्योंकि उनके एक रंग में, उनकी एक शख्सियत में वो बहुत सूट करता था। कमर्शियल फील्ड है, हर एक को चेंज करना पड़ता है जी। पता नहीं, शायद अगली बार आप मेरा इंटरव्यू लें तो मैं पॉप सिंगर बन के आ जाऊं क्योंकि कमर्शियल फील्ड है, यू नेवर नो। दिल नहीं चाहता मेरा, पर पॉप सिंगिंग को थोड़ा सा गलत अंडरस्टैंड करते हैं आजकल लोग। पॉप सिंगिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको स्टेज के ऊपर जरूर नाचना ही है। मेरी अपनी फीलिंग है कि पॉप सिंगिंग वैसे भी तो हो सकता है, अगर आप गा रहे हो और लोग डांस कर रहे हो जी, तो वो भी तो संगीत ही है, वो भी तो पॉपुलर संगीत ही है। पॉप म्यूजिक मीन्स पॉपुलर म्यूजिक। ये जरूरी नहीं है कि संगीत गाने वाला खुद डांस करे। और मेरी अपनी एक फीलिंग है कि अगर आप डांस करके गाते हो तो ज्यादा देर नहीं वो गा सकते, क्योंकि आप सांस चढ़ जाता है और गायकी में वो दम नहीं रहता। आप अगर एक सिंगर हो तो आपकी गायकी में दम होना चाहिए। अगर आप डांसर हो तो डांस कीजिए, जरूर कीजिए, इसमें कोई वो बात दो राय नहीं है, पर मजा तभी है कि आप गा रहे हो और लोग डांस कर रहे हो। दैट इज व्हाट आई फील। अब जैसे आपने पॉप यानी पॉपुलर संगीत की बातचीत की जी, तो हम चाहेंगे कि अपना कोई ऐसा गीत जिसे हम पॉपुलर, जिसको आप पॉपुलर की श्रेणी में डालती हैं। पॉपुलर के बीच में निक्का जी अभी जो मैंने गाया, अगर इसको बीट, एक्चुअली पॉपुलर में क्या होता है कि एक बीट का चेंज होता है, एक वेस्टर्न टच दे देते हैं, उससे ऐसे लगता है कि वो एक डांसिंग बीट बन गई है। ढोल के साथ भी वही एटमोस्फियर बनता है, जहां ढोल बजता है वहां पे लोगों से बैठा नहीं जाता, अपने आप पांव थिरकने शुरू हो जाते हैं। तो किसी भी गीत को एक बीट का रंग, नया ट्रीटमेंट देने से वो डांसिंग बीट बन जाती है। तो हमें कुछ इसका और नमूना दिखाइए। एक गीत है, तिल्लेदार जुत्ती, हाय तिल्लेदार जुत्ती, तिल्लेदार जुत्ती मेरी तिल्लेदार जुत्ती, तिल्लेदार जुत्ती वेख मैं भी जुत्ती लित्ती, तिल्लेदार जुत्ती नवी वंगा मैं चढ़ाइया ले गजरे नवे नकोर, हाय नी मैनू नच लैण दे, हाय नी मैनू नच लैण दे गिद्धे विच होर, हाय नी मैनू नच लैण दे। ये अब ढोल के साथ अगर बजेगा तो यू वोंट बी एबल टू सिट, आपका अपने आप दिल करेगा कि आप डांस करो। अच्छा, अब चलते चलते हम चाहेंगे कि आपकी मदर का जो गीत था लट्ठे दी चादर, उसको आप हमें गुनगुना के सुना दीजिए। जरूर। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने पावे दे बो कंड माया, मैं इत्थे ते टोला पर्वत वे, मैं इत्थे ते टोला खुशे, मैं इत्थे ते टोला पर्वत, ओ साडी खुई दा पानी शरबत, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया, आबो सामने। आज आपने इतना समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आप आई, थैंक यू। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राकेश।